हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अनुप्रयोग है वो है प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर अर्थात प्रकाशिक तंतु एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है और जो वैद्युत सिग्नलों को एक स्थान से वैद्युत सिग्नलों को प्रकाशिक सिग्नलों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के भेज सकती है और तेजी से भेज सकती है। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना कुछ हमारे पेन की तरह हम इसे समझ सकते हैं कि हमारा जो पेन है इसके अंदर रिफिल और रिफिल के अंदर इंक, तो तीन चीज है, इंक, ये पाइप रिफिल का और ये बाह्य आवरण। तो ऑप्टिकल फाइबर भी कुछ इसी प्रकार का एक पाइप होता है जिसके अंदर तीन भाग होते हैं। जो अंदर वाला भाग है जिसमें जिसे हम इंक बोल रहे हैं, अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं और यह है क्वार्ट्ज, कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है। इसके ऊपर जो ये पाइप है इसे क्लैडिंग बोलते हैं। तो अंदर जो इंक है, अंदर वाला जो भाग है उसे बोलते हैं कोर और दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं क्लैडिंग। और ये जिसके अंदर रिफिल हमने डाल दिया, ये जो पूरा बाह्य कवच है इसे बाह्य आवरण, कवच या कोटिंग कहते हैं। जो इसके अंदर इंक है यानी कि जिसे हम कोर कह रहे हैं, कोर का अपवर्तनांक जो क्लैडिंग है इसके अपवर्तनांक से अधिक होता है। इस चित्र के माध्यम से समझिए बात को जरा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये इधर वायु है, ये कोर है, ये पूरा कोर, और ये है क्लैडिंग। जो कोर का अपवर्तनांक है वो N1 है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो है वो N2 है। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि कोर का अपवर्तनांक यानी N1 का मान क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो एग्जाम में कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाशिक तंतु में क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से अधिक होता है या कम होता है? तो क्लैडिंग का अपवर्तनांक यानी कि N2 का मान कम होता है और कोर का अपवर्तनांक यानी कि N1 का मान अधिक होता है। अब हम यह बात करते हैं, इधर ये वायु है यानी कि एक विरल माध्यम है और कोर एक सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष। तो जब प्रकाश की कोई किरण वायु यानी कि विरल माध्यम से कोर यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका रास्ता यह होना चाहिए, लेकिन वायु यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो वायु के अंदर यह अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। तो वायु के अंदर थीटा जो है वो आपतन कोण है। यहां पर एंट्री करने के बाद में कोर्स है, जब ये किरण क्लैडिंग में जाएगी तो कोर हो जाएगा पहला माध्यम और क्लैडिंग हो जाएगा दूसरा माध्यम। अब चूंकि कोर एक सघन माध्यम है और विरल क्लैडिंग एक सघन माध्यम है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम है तो ये विरल माध्यम है। तो यहां पर जाने के बाद में ये किरण जब इस माध्यम से इसमें जाएगी तो ये आपतन कोण आई हो जाएगा इसके लिए, और इसका रास्ता तो ये होना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। अब यदि इस आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण जो कोर का जो क्रांतिक कोण है, यदि आपतन कोण आई का मान इस क्रांतिक कोण IC से अधिक हो जाएगा तो ये किरण अपने ही माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। इस वाले बिंदु पर आने के बाद में फिर वही कंडीशन होगी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अगर अधिक है तो फिर पूर्णांतिक परावर्तन होगा और यही क्रिया बार बार दोहराती जाएगी और अंत में इस सिरे से, इधर वायु है, दूसरे सिरे से ये प्रकाशीय किरण निकल जाएगी। तो हमने ये देखा, ये प्रकाशीय किरण जब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रवेश करती है और इधर से जब निकलती है तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया में ऊर्जा की हानि बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हमने ये देखा कि
प्रकाशिक तंतु प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के तीव्र गति के साथ में बहुत जल्दी भेज देता है या प्रेषित कर देता है। जो प्रकाशिक तंतु है इसका उपयोग कहां होता है? प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। जब पेट के अंदर किसी वस्तु को देखना होता है या पेट के अंदर के जो है परीक्षण करना होता है, तो इस ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे पर कैमरा लगा के उसको पेट के अंदर उतार देते हैं और दूसरे सिरे से प्रकाश को कंप्यूटर पर देखते हैं और अंदर की जो परीक्षण कर लेते हैं कि पेट के अंदर क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से हमारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो विभिन्न देश हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर के बड़े बड़े पाइपों द्वारा कनेक्टेड हैं और इन पाइपों के माध्यम से ही नेट एक देश से दूसरे देश में यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। तो जो नेट का हम डाटा सेंड करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित हो जाता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मोटे मोटे ऑप्टिकल फाइबर के बड़े बड़े पाइप दबे रहते हैं, वो समुद्र के रास्ते से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैले रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो हमारा इंटरनेट है इसके क्षेत्र में भी है। अब थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर की संरचना। यहां पर आप देखिए, ये वायु है। वायु के अंदर जो आने वाली किरण है इस वाले बिंदु पर टकराई और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और ये आपतन कोण वायु में बना हुआ है, इसे थीटा कहते हैं। तो थीटा का मतलब हो गया आपतन कोण जो कि वायु में बना हुआ है। इसके बाद जब ये किरण कोर में प्रवेश करती है तो कोर के बाद फिर ये क्लैडिंग में जाएगी। जब ये प्रकाशीय किरण कोर से क्लैडिंग में जाएगी तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो ये जो आई है यह है आपतन कोण कोर के अंदर और आर क्या है? क्लैडिंग के अंदर अपवर्तन कोण है। तो हम ये देखना चाहते हैं सबसे पहले कि आपतन कोण थीटा और आपतन कोण आई में क्या कोई संबंध है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक चित्र बनाया गया है। इसमें नंबर 1 किरण वायु से जब कोर में जाएगी, विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस वाले बिंदु पर ये टकराएगी जाकर। ये थीटा का मान था, प्रारंभिक मान था। फिर हमने इस थीटा का मान बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में ये यहां पर टकराई। यानी कहने का मतलब यह है कि ये पहला रास्ता दिखाया गया है किरण का, और जैसे हमने थीटा का मान बढ़ा दिया तो ये दूसरी कंडीशन होगी थीटा के मान की। तो ये पहली कंडीशन जब थीटा का मान कम था और दूसरी कंडीशन थीटा का मान अधिक था। अब हम देखते हैं कि इस थीटा के मान के परिवर्तन होने से आई के मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यानपूर्वक देखने पर आपको यह विदित होगा कि ये जो कोण है यानी कि आपतन कोण और दूसरी तरफ ये आपतन कोण है, तो ये वाला आपतन कोण बड़ा दिखाई दे रहा है आपको और ये वाला आपतन कोण छोटा दिखाई दे रहा। और यहां हुआ था उल्टा कि पहला आपतन कोण कैसा था? छोटा था। तो यहां आर का मान था, आई का मान था बड़ा, फिर थीटा का मान बढ़ा दिया तो आर का मान घट गया। तो हमने ये देखा कि थीटा का मान बढ़ा देने पर आई का मान घट जाता है। तो थीटा का मान बढ़ा देने पर आई का मान घट जाता है और इसका उल्टा कर दे अगर हम, थीटा का मान घटाने पर आई का मान बढ़ जाता है। तो हमने ये देखा कि थीटा और आई में रिलेशन है कि एक का मान अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घट जाएगा। अब आगे देखते हैं जरा। जब आपतन कोण थीटा का मान अधिकतम होगा, ये कब होगा अधिकतम? जब आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोर के अंदर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो उस कंडीशन में थीटा का मान अधिकतम होगा और थीटा के इस अधिकतम मान को थीटा ए यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। और इसका सूत्र ये है साइन थीटा ए इजिकल टू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर का अंडर रूट। और जो क्रांतिक कोण है उसका सूत्र होता है साइन आई सी इजिकल टू n2 अपॉन n1। तो इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम थीटा ए और आई सी का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि n1 और n2 दिए हुए हैं। और क्रांतिक कोण की कंडीशन में आर का मान कितना होता है? 90 अंश होता है, यानी कि अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 अंश होता है। अब यदि आई का मान आईसी से अधिक हो जाए, आई का मान आईसी से अधिक हो जाए
यानी कि थीटा का मान थीटा ए से कम हो जाए। ये अधिक कहेंगे तो इसको कम कहेंगे। तो यदि थीटा का मान थीटा ए से कम है और 0 से अधिक है, थीटा ए से कम है और 0 से अधिक है, तो आई यानी कि कोर के अंदर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। और जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया होती है। क्यों होती है? जब प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो हम यहां देखते हैं कि कोर जो है एक सघन माध्यम है और क्लैडिंग एक विरल माध्यम है। तो जब प्रकाशीय किरण कोर से क्लैडिंग में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया होती है, अर्थात ये अपवर्तित किरण अपने ही माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया हुई। अधिक है तो आई का मान आई सी से कम होगा, यानी कि अगर ये थीटा ए था यहाँ पर कोण, अगर ये मान बड़ा हो जाएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आई का मान आई सी से कम हो जाएगा। इस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया नहीं होगी बल्कि अपवर्तनिक क्रिया होगी, अर्थात प्रकाशीय किरण कोर से क्लैडिंग के अंदर अपवर्तित हो जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने देखा कि थीटा का मान थीटा ए से कम होना चाहिए और 0 से अधिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि n1 का मान 1.68 और n2 का मान 1.44 मान लिया जाए तो थीटा ए इस सूत्र में रखने के बाद में थीटा ए का मान निकल कर आएगा 60 अंश और इस सूत्र में रखने के बाद में आईसी का मान निकल कर आएगा 59 अंश। तो यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात कह सकते हैं कि यदि थीटा का मान 60 अंश से कम है, यदि थीटा का मान 60 अंश से कम है या 0 से अधिक है, अर्थात थीटा का मान 0 से 60 के बीच में है, तो आई का मान यानी कि आपतन कोण का मान आईसी यानी क्रांतिक कोण से बड़ा होगा और इस कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आपतित किरणें एक निश्चित कोण से के अंदर हैं तो वे सारी किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया को संपन्न करेंगी और यदि कुछ किरणें उस आपतन कोण यानी कि थीटा ए से ज्यादा कोण पर हैं तो वे किरणें बाहर निकल जाएंगे, वे पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे। कहने का मतलब यह है कि ऑप्टिकल फाइबर के इस सिरे पर किरणें इस प्रकार से डालते हैं ताकि वे किरणें इस थीटा ए के अंदर रहें और यदि इसे थीटा ए और इतना ही कोण इधर मान लें थीटा ए तो ये एक शंकु बन जाएगा। तो यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस शंकु के अंदर जो किरणें रहेंगी वे ही केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक क्रिया को संपन्न करेंगे। तो हमने इस प्रकार से ये देखा कि किस प्रकार से जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी पूरी क्रिया विधि है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।